प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ अपलोड कर सकूं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। शुक्रिया। मैं रिश्ता लगाने का काम करती हूँ। आज भी मैं एक रिश्ते के सिलसिले में गई थी और वहाँ से वापस अपने घर जा रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर ये रिश्ता तय हो गया तो फिर मैं खुद के काम पर ही लगूंगी। मेरी लड़कियों की उम्र भी हाथ से निकलने लगी है। मैंने सोचा सफिया की उम्र पूरे 27 साल की हो जाएगी और सुमेरा उससे सिर्फ 1.5 साल छोटी है। मेरी बच्चियों को अगर अच्छा खाना मिलता और वो सुखी रहती तो 18-19 साल से ज्यादा की नहीं लगती, लेकिन अब तो आलम ये है कि उनके चेहरों पर जो उम्र लिखी हुई है वो असली उम्र से ज्यादा ही है। खैर, इससे क्या होता है, मैंने भी तो अच्छे सेल्समैन की तरह खराब से खराब और पुराने से पुराने माल को अच्छे दामों में फरोख्त किया है। सलीम शाह की बेटी की उम्र 40 साल से किसी तरह कम नहीं थी और मैंने उसकी शादी 25 साल के नौजवान से तय करा दी। शादी के बाद जो भी हाल हो, मैंने तो अपनी मेहनत और भाग दौड़ की फीस वसूल कर ही ली है। अब जो 4 रिश्ते मेरे हाथ में हैं, उनमें से एक तो 2-4 दिन में तय हो जाएगा। अभी फोन पर लड़के के घर वालों ने जिस तरह बात की है उससे तो यही लगता है कि लड़की उन्हें पसंद आ गई है। मैं बस में बैठ गई और घर चली आई। घर में दाखिल होते ही मैंने देखा कि मेरी दोनों लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही थी। उन दोनों में आपस में बनती नहीं थी। मैंने दोनों का झगड़ा छुड़ाया और दोनों को अपने अपने काम पर लगा दिया और चारपाई पर लेटकर आंखें बंद की और मेरी छोटी बेटी सुमेरा के बारे में सोचने लगी। सुमेरा पर मुझे कभी भरोसा नहीं रहा था। वो मुंह फट और बदतमीज ही नहीं, जिद्दी भी बहुत थी। जब से उसने मुझसे कहा था कि लड़की आजकल अपने बर खुद तलाश करती है और अगर मैं कर लूंगी तो कोई नई बात नहीं होगी, उस दिन से मुझे सफिया से ज्यादा उसकी फिक्र हो गई थी। मैंने यही सोचा था कि सफिया के लिए मैंने जो कुछ जमा किया है वो सब सुमेरा को देकर रुखसत कर दूंगी। ये बात मैंने सफिया से भी कही थी कि सुमेरा का रिश्ता जैसे ही आएगा मैं कबूल कर लूंगी और तुमसे पहले ही उसे घर से विदा कर दूंगी। इस तरह इज्जत आबरू बची रह सकती है, वरना अगर उसने कुछ कर करा दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सफिया का एक रिश्ता जब आया तो मैंने ये कहकर टाल दिया था कि सफिया अभी पढ़ रही है, मैं उसे बीए कराना चाहती हूँ। सुमेरा ने मैट्रिक किया है और आगे पढ़ना भी नहीं चाहती। अगर आप लोग कहे तो मैं सुमेरा के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों को सफिया पसंद थी। सफिया मुझ पर बोझ नहीं थी। अपने और अपनी शिक्षा के खर्चे वो खुद पूरे करती थी। पहले पहले उसने मोहल्ले की लड़कियों के ट्यूशन पकड़े और मोहल्ले के बाहर की सिर्फ 3 लड़कियों को पढ़ाकर 3-4 हजार कमा लेती थी। मेरी अपनी आमदनी भी कम नहीं थी। अगर मैं एक महीने में 2-3 रिश्तों की बात भी चला दूं तो 5,000 कहीं नहीं गए थे। रिश्ते की बात के सिलसिले में मैं 1,000 से कम नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो अखबार में इश्तहार दे देकर थक जाते हैं या शादी दफ्तर वालों के हाथों लुटपिट चुके होते हैं। मेरी शोहरत ही इस बात की थी कि मैं जिस लड़की पर भी हाथ रखती वो अपने घर की हो जाती थी। मैं बड़े घराने की नहीं हूँ। मेरे वालिद एक कारखाने में फिटर थे और मेरा शौहर एक वर्कशॉप में फोरमैन था। मेरी ससुराल का घरेलू माहौल भी मेरे घर की तरह पढ़े लिखे घरों जैसा नहीं था, इसलिए हम लोगों की जबान भी सही नहीं थी। शौहर के मरने के बाद जब मैंने रिश्ते लगाने का धंधा शुरू किया तो अपनी जबान को बदलने की कोशिश की और अब इस तरह बात कर लेती हूँ कि अक्सर लोग मुझे पढ़ी लिखी औरत ही समझते हैं। शुरू शुरू में तो मैंने रिश्ते लगाने का काम खानदान और मोहल्ले ही में शुरू किया, लेकिन अब मैं दूर दूर तक मशहूर हूँ। पैसे भी मैंने बहुत कमाए और अपना खुद का मकान खरीदा, उसे रहने के काबिल बनाया। अपने ड्राइंग रूम को किसी दरमियाने दर्जे के ड्राइंग रूम की तरह सजाया। अब कोई जरूरतमंद मेरे यहाँ आता है तो उस पर मेरा रोब सा पड़ जाता है और वो इज्जत से बात करता है और उसे मेरी गलत बातों पर भी यकीन आ जाता है। छोटी मेज पर जो एल्बम पड़ा रहता है उसमें लड़के लड़कियों की बहुत सी तस्वीर है। मैं अपने किसी नए जरूरतमंद को ये तस्वीरें दिखाती हूँ और उसे बताती हूँ कि लड़कियों का ताल्लुक किस खानदान से है, लड़के किन किन खानदानों के हैं, और ये भी कि मैंने किस जोड़े को मिलाने की कितनी फीस वसूल की और उनके खानदान वालों ने खुश होकर मुझे कैसे इनाम दिया है। जो जरूरतमंद भी मेरे घर तक पहुँचता मेरा गाहक ही बन कर रह जाता। जब मैं घर में नहीं होती तो मेरा ड्राइंग रूम बंद होता है। अपने कारोबारी मामलात में मैंने अपनी लड़कियों को नहीं उलझाया। मेरे पास आने वाले बहुत कम लोगों को पता होता है कि मेरे अपने घर में भी शादी के लायक 2 लड़कियां हैं।
मेरी गैर मौजूदगी में कोई आ भी जाता तो सफिया और सुमेरा दरवाजे के अंदर ही से कह देती कि अम्मा घर पर नहीं है, और ये भी कि मैं किस वक्त घर पर मिलूंगी। यूं तो मेरा नाम शहनाज बेगम है, लेकिन इस धंधे में आने के बाद छोटे बड़े हर फर्द की मैं शहनाज बाजी हो गई हूँ। मेरा शौहर जब वर्कशॉप में एक हादसे का शिकार हो गया तो मालिकों ने उसकी मौत का मुआवजा मुझे दिया। ये रकम इतनी थी कि मैंने संभाल संभाल कर तकरीबन 4 साल उसमें गुजार लिए, और उन दिनों सिर्फ यही सोचती रही कि लड़कियों की खातिर मुझे अपना घर दोबारा बसा लेना चाहिए। मेरे दो एक रिश्ते भी आए, लेकिन मेरे साथ मेरी लड़कियों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे, और मेरी ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं निकाह के बाद लड़कियों को उसके हवाले कर सकूं। फिर जब पैसे खत्म हो गए तो मुझे घर के खर्च और बच्चियों की पढ़ाई के सिलसिले में कुछ तो करना ही था। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से एक रिश्ते की बात मेरे जरिए से चली, और जब रिश्ता पक्का हो गया तो लड़की वालों ने मिठाई के नाम पर मुझे 500 दे दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके बाद ही मैंने शहनाज बेगम से शहनाज बाजी बन जाने का फैसला किया, और उस काम की शुरुआत खानदान ही से की। रिश्ता लगाने से पहले ही मैं फीस तय कर लेती थी। मैं कहती मुझे पेशगी आपसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, जब काम हो जाए तो मेरी पूरी फीस अदा कर देना। ये एक ऐसा जुमला था जो मैंने शुरू दिन से ही बोलना शुरू किया, और अब तक कह रही हूँ। मैं ये भी कहती कि मेरे आने जाने का खर्च आप 100 रुपए दे दीजिए। ये बात मैं उठते हुए कहती और 100 रुपए लेकर मकान से बाहर निकलती। जब मेरा अपना ड्राइंग रूम बन गया तो फिर अक्सर पार्टियां मेरे घर आने लगी, और मैं उनके उठने से पहले 100 रुपए लेने लगी। मैंने अपनी कमाई से न सिर्फ घर बनाया बल्कि लड़कियों के जहेज भी बना कर रखा, और उनकी विदाई के लिए पैसे भी जमा कर लिए। मैंने ये रकम किसी बैंक में नहीं, अपने घर ही में रखी थी, लेकिन उससे मेरी दोनों बेटी सफिया और सुमेरा वाकिफ नहीं थी। वो तो ये समझती थी कि अम्मा जो कुछ कमाती है घर पर और हम दोनों पर खर्च कर देती है। जहेज के जमा होने तक तो मेरा ख्याल था कि जो भी शरीफ और कमाऊ पोत मिलेंगे मैं अपनी लड़कियों को उनके साथ रुखसत कर दूंगी। जब मैंने जहेज जमा कर लिया तो फिर सोचा इतने जहेज पर तो मेरी लड़कियां अच्छे घरों में जा सकती हैं। 2 साल पहले जब मेरे पास 1 लाख से ज्यादा रकम जमा हो गई तो मैंने सोचा जब मैं 50-50 हजार खाने पर और सलामी पर खर्च करूंगी तो फिर लड़कों को भी साहबे हैसियत होना चाहिए। लेकिन ये ख्याल मेरे जहन में सिर्फ कुछ दिन तक था। लड़कियों की गुजरती हुई उम्रों का एहसास करके मैं अपने पहले वाले ख्याल पर ही जम गई कि जो भी शरीफ और कमाने वाला मिलेगा फौरन तैयार हो जाऊंगी। मेरी बदकिस्मती थी या लड़कियों की कि उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। रिश्ते आए भी तो ऐसे लड़कों के कि मैं उन्हें लड़कियां देने की बजाय उनके मुंह पर थूकना पसंद करती, क्योंकि लड़कों का ना किरदार अच्छा था और ना ही जात अच्छी थी। मैं ऐसे घरों में अपनी लड़कियों को कैसे धक्का दे सकती थी। एक रिश्ता सफिया के लिए ऐसा भी आया था कि मैंने उन्हें सफिया के बारे में बात ही नहीं करने दी। मैंने उस औरत से कहा था कि आप मेरी लड़की के बारे में कोई सवाल नहीं करे, क्योंकि आप एक दफा लड़के के बाप के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरे तो क्या हुआ, तुम्हारा निकाह तो नहीं हो गया लड़के के बाप से? लड़का तुम्हारा देखा भाला है। मैंने कहा बस खाला, बेहतर यही है कि आप कोई बात ना करें। मेरा लहजा उस औरत को बुरा लगा और वो मुझे बुरा भला कहते हुए अपनी साथी औरतों के साथ चली गई। मैंने उन्हें चाय पिलाना भी गवारा नहीं किया था। उनके जाने के बाद मैंने सोचा तो क्या दुनिया में ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ता है? ये ऐसा सवाल था जो बार बार मेरे सामने आता रहा। मेरा काम भी तो ऐसा ही था। मैंने जवान लड़कियों के बाप का रिश्ता भी लगाया था और जवान बेटों की माँ का भी निकाह करा दिया, और तो और तलाक से पहले ही बातचीत पक्की कर दी और तलाक के बाद निकाह भी हो गया। जिन तजुर्बों से मैं गुजरी हूँ उनको बयान करना अपनी रुसवाई करने के बराबर है। यही वजह है कि मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं जो गुजर चुकी है। हाँ, लड़कियों के लिए जो कुछ करना है उसके बारे में सोच विचार करती रहती हूँ ताकि मंजिल तक पहुँचने की राह मिल जाए, लेकिन मंजिल पा लेने की खुशी हासिल करना तो दूर की बात है। अभी तक कोई रास्ता भी सुझाई नहीं दिया था। सुमेरा की आवाज पर मैं चौंक गई। वो मुझे खाना खाने के लिए उठा रही थी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर चाय पी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद मैं उठी और बर्तन धोने लगी। सफिया और सुमेरा कमरे में जाकर लेट गई थी। बर्तन धोने और किचन साफ करने में 10:30 बज गए। उसके बाद मैं जो बेखबर सोई तो सुबह 4 बजे ही आंख खुली। चाय पीने के ख्याल से किचन की तरफ बढ़ी। सुमेरा और सोफिया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सफिया का पलंग खाली था। सुमेरा दीवार की तरफ मुंह किए सो रही थी। इस ख्याल से कि सफिया बाथरूम में होगी मैं आगे बढ़ी और चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। बावर्ची खाने से निकली तो नजर बाथरूम और लैट्रिन के दरवाजे पर पड़ी। दोनों
पट खुले हुए थे। लड़कियों के कमरे में जाकर देखा तो सफिया का पलंग इसी तरह खाली था। कपड़ों की अलमारी खुली हुई थी और कपड़े बेतरतीब थे। यूं लग रहा था जैसे जल्दी में किसी ने अलमारी की तलाशी ली हो। कौन आ सकता है यहाँ? मैंने अलमारी को गौर से देखते हुए सोचा। मैं अलमारी का जायजा ले रही थी कि सुमेरा ने आंखें खोल दी। मैंने उससे पूछा, सफिया कहाँ है? वो बाथरूम में भी नहीं है। सुमेरा ने कहा, मैं नहीं जानती। रात किसी वक्त भी मेरी आंख नहीं खुली, इसका मतलब है सफिया आखिर चली गई। मैंने पूछा, चली गई से क्या मतलब है तुम्हारा? सुमेरा ने कहा, मुझे मालूम था कि वो एक दिन चली जाएगी। उसने मुझे कलाम पाक की कसम दी थी कि अम्मा को कुछ मत बताना। मैंने पूछा, कौन है वो जिसके साथ वो भागी है? सुमेरा ने कहा, मैं नहीं जानती, कह रही थी कोई आसिफ नाम का लड़का है। वो हमारे घर कई बार आया था। उस वक्त सफिया मुझे अड़ोस पड़ोस में किसी बहाने से भेज देती। मुझे नहीं मालूम था वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन मैं जाने के कुछ मिनट बाद ही वापस आ गई तो दोनों को ड्राइंग रूम में पकड़ लिया। मैं क्या करती, उसने आसिफ को फौरन भगा दिया और मेरे आगे हाथ जोड़े मेरे पैरों पर गिर गई। फिर मैंने कहा कि मैं अम्मा से नहीं कहूंगी। आसिफ की बस एक झलक देखी थी मैंने, अच्छा खासा था, कपड़े भी ढंग के पहने हुए थे। उसके जाने के बाद ही सफिया मेरी खुशामद करती रही। उसने बताया कि वो दोनों मोहब्बत करते हैं और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। जब मैंने उससे कहा कि अगर तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, अम्मा से बात कर लो, लेकिन उसने कहा कि अभी नहीं और ये बात अम्मा को बताना भी मत। तुम्हारे घर आने से पहले उसने कसम दी थी। अब तुम बताओ मैं कैसे तुम्हें बता देती। मैंने पूछा, कब से चल रहा था ये मामला? सुमेरा ने कहा, इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद 1.5 महीने पहले मैंने उन्हें पकड़ा था। मुझे अचानक अपनी रकम और जेवर का ख्याल आया और मैं सुमेरा से कुछ कहे बगैर किचन की तरफ लपकी। मेरी रकम किचन में एक ऐसी जगह पर थी जिसका पता सिर्फ मुझे था। मसाले के डब्बों की अलमारी में एक चोर खाना था, उसमें मैं अपनी रकम रखती थी। सुमेरा पर मेरी नजर तो उस वक्त पड़ी जब रकम न देखकर मैंने सीना पीटना शुरू किया। वो सब रकम ले गई, मुझे तबाह कर दिया। सुमेरा ने सपाट लहजे में कहा, अपने मियाँ को रिक्शा खरीद कर देगी। मैंने बोला, जा जरा कपड़ों की अलमारी देख, जेवर भी छोड़ गई कि लेकर गई। जब उसने आकर बताया कि जेवर जू का तू है तो मुझे थोड़ा इत्मीनान मिला। सफिया ने न जाने क्यों जेवर को हाथ नहीं लगाया था। पता नहीं उसने उस छुपी हुई रकम का खोज कैसे लगा लिया था और जाते हुए 100 का नोट भी नहीं छोड़ा था। मैं देर तक रोती रही, फिर ये सोचकर सब्र आ गया कि चलो उसका रकम पर हक था और उसने अपना घर खुद ही बसा लिया। मैं कोशिश के बावजूद उसे घर से इज्जत के साथ रुखसत नहीं कर सकी। अब सुमेरा रह गई है, इसका भी किसी न किसी तरह कुछ हो ही जाएगा। सुमेरा मेरे करीब बैठते हुए बोली, क्या सोच रही हो अम्मा? जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब इस पर रोने से क्या होगा? तुम अपनी जान खराब मत कर लेना। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मोहल्ले वालों और मिलने वालों से क्या कहेंगे? सुमेरा ने कहा, कौन पूछता है अम्मा? पता नहीं शहर में सुबह से शाम तक कितनी लड़कियां अगवा होती और फरार होती है। उन लोगों का कौन क्या कर लेता है और कौन पूछता है? जो कोई हमसे पूछ लेगा। अगर किसी ने पूछ ही लिया तो कह देना कि अपने घर गई है। मैंने बहुत खामोशी से उसका निकाह कर दिया है और फिर चुपके से रुखसत भी कर दिया। मैंने कहा, इतना आसान नहीं लड़की ये सब कह देना। बहुत आसान है अम्मा, बहुत ही आसान। सुमेरा ने कहा, तुमसे नहीं बन पड़ेगा तो मैं कह दूंगी। मैंने कहा, मुझे तेरी भी तो फिक्र लगी है, अगर तूने भी ऐसा ही कुछ किया तो मैं क्या करूंगी? तू भी तो किसी मोटर वाले के साथ घूमती है, लोग अंधे तो नहीं है, तुझे उसके साथ देखा होगा। सुमेरा ने कहा, तू उसकी फिक्र मत कर अम्मा, उसके साथ भागने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मुझे भागना होता तो सफिया से पहले मैं ही भाग जाती। जैसे ही हालात सही होंगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। वो खुद कार वाला नहीं है माँ, वो एक बड़े आदमी का ड्राइवर है और अब वो अपनी टैक्सी खरीदना चाहता है। जैसे ही वो टैक्सी खरीदेगा हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने कहा, तू उसे घर लेकर आजा, मैं बात कर लूंगी और अगर नहीं आ सकता तो मुझे उसका पता बता, मैं खुद उसे जाकर मिल लूंगी। सुमेरा ने कहा, पहले मैं उससे पूछ लूं फिर कुछ बताऊंगी, पता नहीं अभी वो तुमसे मिलने पर राजी होगा या नहीं। मैंने कहा, अगर वो मुझसे मिलने पर तैयार ना हो तो समझ लो उसके दिल में खोट है और जिसके दिल में खोट हो उससे मिलना बेकार है। उसके बाद मैंने कई दिनों तक सुमेरा से उस मसले पर बात नहीं की। जब मियाँ शौकत की लड़की के सिलसिले में मैं मोहल्ले ही के घर में गई तो बातचीत के दौरान सफिया का जिक्र भी निकल आया। पता नहीं वो औरत शौकत मियाँ की कौन लगती थी जिसने कहा था, तुम दूसरों के रिश्ते जोड़ने में तो बहुत भागी भागी फिरती हो, अपनी सफिया का भी रिश्ता कर दिया होता तो अच्छा था। मैंने भी ढिठाई से कहा,
सफिया का हो गया, वो अब अपने घर की है। उस औरत ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो, मेरे मियाँ ने सब कुछ बता दिया है। बीच में शौकत मियाँ की बीवी बोल पड़ी, छोड़ो इस बात को, ये उनका जाती मामला है। तुम तो मुझे ये बताओ कि लड़का कितना पढ़ा हुआ है और करता क्या है। मैंने कहा, इतना पढ़ा हुआ है कि मेडिकल स्टोर चला रहा है, डॉक्टरों की पर्चियां भी पढ़ लेता है। चंद महीने में अपने मेडिकल स्टोर को चमका दिया। शौकत की बीवी ने पूछा, सूरत शक्ल का कैसा है, बैठना उठना शरीफों में है या नहीं। मैंने कहा, उसके बारे में अगर मैं आपकी तसल्ली करने की कोशिश करूं तो शायद आप यकीन ना करें। पता मैं बताए देती हूं, आप खुद अपनी तसल्ली कर लो। मैं आपकी लड़की की दुश्मन नहीं हूं और ना ही मैं फीस के लालच में झूठ बोलती हूं, इसीलिए मेरे लगाए हुए रिश्ते कभी टूटने वाले रिश्ते नहीं होते। यही वजह है कि लोग मेरे पास खुद चल कर आते हैं। शौकत मियाँ भी मेरे घर खुद आए थे, जाहिर है मेरे काम से मुतमईन होंगे जभी तो आए थे। शौकत की बीवी ने कहा, ठीक है, तुम पता बताओ लड़के का और उसे ये नहीं बताना कि उसके बारे में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं ऐसा काम नहीं करती, मेरी ये बात 100% झूठ थी। मैं हर बात के लिए पहले ही दोनों पार्टियों को होशियार कर देती थी। उस घर से उठकर मैं सीधे मेडिकल स्टोर जाती और उसे होशियार कर देती। यूं भी किसी को अंधेरे में मरवा देने की मैं कायल नहीं थी। सफिया के बारे में जो कुछ कहा गया था वो तो मैं पी गई थी। लेकिन शौकत मियाँ के घर से निकलते ही एक फिल्म सी मेरे जहन के पर्दे पर चलने लगी। मैंने सोचा, इसका मतलब ये है कि सफिया की वजह से मेरे कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो सकता है। ये बात हर तरफ फैल जाएगी और मैं अपना काम नहीं कर सकूंगी। सफिया ने मेरे लिए जो कांटे बोए हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। इससे पहले के बदनामी घर पर दस्तक देने लगे, मुझे सुमेरा को ठिकाने लगा देना चाहिए। ये सोचते हुए मैं घर पहुंची। मैं उस औरत से ज्यादा बात करती तो शायद मुझे ये भी मालूम हो जाता कि सफिया कैसे और किसके साथ भागी है, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश रही कि जिस गांव को जाना ही नहीं उसका रास्ता मालूम करने की क्या जरूरत है। सफिया ने एक बुरा काम किया है, वो अपने अंजाम को खुद पहुंच जाएगी। मेरी अब जिंदगी कितनी रह गई है। अगर रिश्तों वाला काम नहीं चलेगा तो कुछ और करके जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगी। उस रोज मैं घर वक्त से पहले पहुंच गई। सुमेरा ने दरवाजा खोल कर कहा, अच्छा हुआ अम्मा तुम जल्दी आ गई, मकसूद आने वाला होगा, बस 2 बजे आज तक आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम दोपहर के खाने का बंदोबस्त करो। अब मकसूद हमारे घर से दोपहर का खाना खाकर जाएगा। ठीक 2 बजे मकसूद आ गया। मैंने सुमेरा से कहकर उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने सोफे पर बैठते हुए उससे सवाल जवाब शुरू किए। उसने बताया कि उसके वालिद जिंदा नहीं है और माँ का भी इंतकाल हो चुका था। 2 भाई हैं, लेकिन आज के दौर में कौन किसी का होता है। मैंने पूछा, तुम सुमेरा से शादी करना चाहते हो? मैंने दूसरे सवालों में वक्त जाय करने की बजाय डायरेक्ट बात कर दी। मुझे मालूम हो गया था कि सुमेरा उसे पसंद करती है और उससे मिलती भी रहती है। अगर मैं मकसूद को रिजेक्ट भी कर दूं तब भी सुमेरा उसकी हो जाएगी। हालांकि मकसूद सूरत शक्ल का अच्छा नहीं था और मेरी तजुर्बाकार आंखें भी बोल रही थी कि वो बंदा ठीक नहीं है। मैंने उसके जवाब का इंतजार करने के बाद दोबारा पूछा, क्या तुम सुमेरा से शादी करना चाहते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, शादी तो हम कर चुके हैं जी, 2 महीने पहले ही हमने शादी कर ली थी। मैं तकरीबन उछल पड़ी, कैसे कर ली शादी? उसने कहा, शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं। हम दोनों तैयार हुए और काजी के पास गए और उसने निकाह कर दिया। मुझे सख्त अफसोस है अम्मी, मकसूद ने कहा, अब तो बस रुखसती बाकी है। मैं टैक्सी खरीद लूँ तो रुखसत करके ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ख्वाहिश के बारे में सुमेरा ने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि निकाह भी हो चुका है। मैं भी नहीं बताता अगर सफिया बहन घर पर होती। सुमेरा ने कहा था कि पहले उनकी शादी होगी फिर मेरी रुखसती होगी, लेकिन वो तो चली गई। सुमेरा ने ये भी कहा था कि आप टैक्सी खरीदने में मेरी मदद करेंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उससे और क्या बात करूं। सुमेरा ने मुझे ये सब नहीं बताया था। थोड़ी देर गौर करने के बाद मैंने टैक्सी की कीमत पूछी। उसने बताने में देर नहीं लगाई। मैंने सोचा, इतनी रकम तो मैं जैसे तैसे कर ही लूंगी। मैंने कहा, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, तुम्हें सुमेरा की विदाई पर टैक्सी दे दूंगी। मकसूद ने दोपहर का खाना हमारे साथ खाया, फिर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो दोनों शाम तक बैठे बातें करते रहे, शायद भविष्य के बारे में मंसूबे बना रहे होंगे। जब मकसूद चला गया तो सुमेरा मेरे कमरे में आई और उसने मुझे बताया कि मेरी सारी रकम सफिया लेकर नहीं गई, उन दोनों ने आधी आधी रकम बांट ली है और इस वक्त सुमेरा के पास 40,000 मौजूद थे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया था?
सुमेरा ने बताया अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सफिया सब लेकर चली जाती और फिर मकसूद का टैक्सी खरीदने का सपना पूरा नहीं होता। मैं वक्त के इंतजार में थी, आज मैंने उसे रकम देने ही बुलाया था ताकि वो टैक्सी खरीद ले और फिर किसी दिन आकर मेरी रुखसती की बात तुमसे कर ले। मैंने पूछा तो क्या तुमने उसे पैसे दिए? सुमेरा ने कहा नहीं, अब तो बात ही दूसरी हो गई है। अब रकम तुम उन्हें दोगी। जो कीमत उसने बताई थी वो इस रकम से ज्यादा है, बाकी रकम का बंदोबस्त कर देना। पूरे 15 दिन लग गए टैक्सी खरीदने में। शाम 7 बजे मकसूद टैक्सी लेकर घर आया। धंधा आपकी दुआ से अच्छा हुआ, उसने मुझे सलाम करने के बाद कहा। मैंने पूछा तो क्या मैं सुमिरा को रुखसत करने की तैयारी करूं? मकसूद ने कहा रुखसत तो कर दो, लेकिन मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं तो किराए की खोली में रहता हूँ, वो कमरा बिल्कुल खोली जैसा है, वहाँ मैं सुमेरा को लेकर कैसे जाऊंगा? सुमेरा के जाने के बाद इस घर में भी तो कोई नहीं रहेगा। मकसूद ने दबी दबी जबान में कहा अगर मैं आपके साथ यहाँ रहने लगूँ तो कैसा रहेगा? एक लम्हे के लिए तो मुझ पर झंझलाहट सी सवार हो गई, लेकिन मैं फौरन ही संभल गई क्योंकि बात वो सच्ची कर रहा था। सुमेरा के रुखसत होने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती, फिर मुझे उसे अपनी रकम भी तो लेना थी। उसने वादा किया था कि हर महीने कुछ न कुछ वो अदा करता रहेगा। अगर वो दूर रहता तो वसूली में मुझे मुश्किल भी आ सकती थी। मेरे घर में मेरे साथ ही रहता तो मैं रोज के रोज भी एक फिक्स रकम उससे ये कहकर ले सकती थी कि रकम जमा करके हर महीने देने की बजाय मुझे रोज रोज दे दिया करो। वो मेरी बात भी मान लेता। मैंने सोचने के बाद कहा ठीक है, तो फिर तुम यहाँ रहने लगो। दामाद बेटे के बराबर होता है। तुमने ठीक कहा, और मेरा है भी कौन? इस तरह से मकसूद मेरे घर में आ गया। 6 महीने तक वो ठीक ठाक रहा। रोज सुबह टैक्सी लेकर जाता और रात 8 बजे तक घर आ जाता। जो रकम उसने रोज देने के बारे में तय किया था वो किसी दिन दे देता और किसी दिन नहीं देता। कहता आज धंधा कम हुआ है। इस सिलसिले में मैं मकसूद से तो कुछ नहीं कहती, मगर सुमेरा को समझाती कि वो अपने शौहर से कहा करे कि जो उसने खुद तय किया है वो अदा किया करे। सुमेरा उसे समझाती थी या नहीं उसका पता तो मुझे नहीं था, लेकिन उसके भाग जाने का खतरा मुझे हर वक्त लगा रहता था। पता नहीं मैं ये क्यों सोचती रहती कि अगर मकसूद भाग गया तो मैं उसे तलाश कहाँ करूंगी। इस बारे में मैंने कई बार सुमेरा से भी बात की, लेकिन वो शौहर पर बहुत भरोसा करती थी। वो कहती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब वो उम्मीद से हुई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा अब मकसूद कहाँ भागेंगे। लेकिन एक दिन मकसूद बिना टैक्सी के घर आया। मेरे पूछने पर सुमेरा ने बताया कि टैक्सी उससे गुंडों ने छीन ली है। जिन लोगों ने टैक्सी छीनी है उन्होंने धमकी दी है कि अगर वो थाने गए तो उन्हें जान से मार देंगे। मैंने सुमेरा से कहा इतना आसान नहीं है, किसी को जान से मारना रिपोर्ट जरूरी है। अगर उस बैठकर मुजरिमों ने कुछ कर दिया तो मकसूद भी धार लिया जाएगा। तो उसे समझा के पुलिस में रिपोर्ट जरूर करे। दूसरी सुबह वो पुलिस में रिपोर्ट करने का कह कर गया तो फिर 3 दिन तक वापस नहीं आया। 3 दिन बाद जब वापस आया तो बहुत बुरी हालत में था। उसके इंतजार में जो कयामत हम पर गुजारी थी उसकी वापसी ने हमारे जख्मों पर मरहम रख दिया। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि टैक्सी अब कभी नहीं मिलेगी तो मेरे कलेजे में आग सी से लग गई। मैं मकसूद को खूब बुरा भला कहना चाहती थी, लेकिन रंज और गुस्से के मारे मेरी जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। अपनी वापसी के 1 हफ्ते बाद फिर मकसूद ने टैक्सी की बात की। वो सुमेरा से ही कहता था और सुमेरा उसकी हर बात मुझ तक पहुंचा देती थी। टैक्सी वाली बात भी उसने बताई। वो कह रहे थे किराए की टैक्सी तो वो चलाएंगे नहीं, अगर एक बार उन्हें फिर टैक्सी दिला देंगे अम्मा तो अच्छा होगा। मैंने कहा पागल हो गई है, मैं कहाँ से टैक्सी ले आऊंगी? तू खुद हर बात से वाकिफ है, मेरे पास रखा ही क्या है? सुमेरा ने कहा ये बात मैंने उनसे कही थी, लेकिन वो कह रहे थे ये घर अंडे तो नहीं दे रहा है, इसे बेचकर टैक्सी खरीद लेंगे तो 4 पैसे कमाकर ही देगी। किराए के मकान में रहेंगे तो टैक्सी से कमाकर किराया अदा करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये सर झुकाने की जगह मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगी। इसे बनाने में पूरे 10 साल मैंने लगाए हैं। तो उससे कह दे कि ये सब ना सोचे, बजाय इसके कि वो हमारा सहारा बने, हमें तबाह करने की सोच रहा है। मकसूद की बेरोजगारी ने ये दिन दिखाया कि सुमेरा ने अपनी लड़की को किराए के मकान में जन्म दिया। लड़की की पैदाइश तक मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा था। मकसूद जरूर दूसरी टैक्सी का मालिक बन गया था। वो टैक्सी चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे कारोबार ने आखिरी हिचकियां लेनी शुरू कर दी थी। मेरी समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मकसूद के घर आने तक मैं बहुत सोचती थी कि उसे सही करके रख दूंगी, उसे बुरा भला कहूंगी और उससे बोलचाल बंद कर दूंगी, लेकिन जब वो सामने आता तो मेरी जबान बंद हो जाती। सुमेरा के साथ उसका सलूक
बहुत अच्छा था और वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे ये महसूस होता था जैसे ये सब वो अदाकारी कर रहा हो, सुमेरा को बहला रहा हो और मुझे उल्लू बना रहा हो। घर के खर्चे के लिए वो बराए नाम पैसा देता था। जब भी सुमेरा इस बारे में उससे कहती तो वो कह देता आजकल कारोबार ही नहीं है। सारा सारा दिन टैक्सी सड़कों पर दौड़ाता रहता हूँ, पेट्रोल के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। मैं चुपचाप सुनती रहती। एक रोज मैंने उससे कहा जब धंधा नहीं होता तो टैक्सी खड़ी कर दो और कहीं नौकरी कर लो, अब तो सिर्फ घर का खर्च ही नहीं मकान का किराया भी मुझे देना पड़ रहा है। मैं सिर्फ इस महीने का किराया अदा कर सकूंगी, उसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। टैक्सी बेचकर मुलाजमत कर लो, 2-2.5 हजार तो मिल जाएंगे। मेरे कहने से उसने टैक्सी तो बेच दी, लेकिन मेरे हाथ पर 5 हजार से ज्यादा रकम नहीं रखी और कहा कैश सिर्फ 5 हजार रुपए मिले हैं, बाकी रकम का पार्टी ने चेक दिया है, वो मैंने अपने अकाउंट में जमा कर लिया है। उसने ऐसे कहा जैसे बिल्कुल सच बोल रहा हो। अब जरूरत के मुताबिक बैंक से निकालते रहेंगे। सच का नकाब उसके झूठ के चेहरे से बहुत जल्द उतर गया। एक रात वो घर नहीं आया। सुबह वो नौकरी तलाश करने गया था। रात 1 बजे तक हम लोग उसका इंतजार करते रहे। दूसरी सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करके घर से निकलने का सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुमेरा बच्ची को दूध पिला रही थी। दरवाजा मैंने खोला। दरवाजे के आगे खड़े हुए 2 आदमियों में से एक ने कहा मकसूद यहाँ रहता है, उसे बाहर बुलाओ। मैंने कहा वो घर पर तो नहीं है, वो कल सुबह घर से गया था और अभी तक वापस नहीं आया। आप लोग अपना नाम बता दीजिए, वो आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। एक शख्स ने गुस्से से कहा तुम तो बहुत सफाई से झूठ बोल रही हो, हमें खबर मिली है कि वो घर में ही है। सीधी तरह उसे बाहर बुलाओ वरना हम घर में घुस आएंगे। हम पुलिस वाले हैं और सादा लिबास में आए हैं, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। रात में वो हमारे हाथ से निकल गया था, अभी अभी हमें खबर मिली है कि वो घर पर है। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि उसे बाहर बुलाओ। उसने कई जुर्म किए हैं, पहले वो कार चुराता था, आप टैक्सियां चुरा कर इधर उधर करता है। अब ये बताओ उसे बाहर बुला रही हो या मकान में दाखिल हो जाए। मुझे ये जबरदस्ती अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं शोर मचाकर अपनी इज्जत को खाक में मिलाना नहीं चाहती थी, इसलिए एक तरफ हट गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये देखकर हैरत हुई कि मकसूद को उन लोगों ने तलाश कर ही लिया था। वो अपने कमरे में चारपाई के नीचे दुबका हुआ था। वो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन लोगों ने उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी। जब उसे घर से ले जा रहे थे तो उसने कहा सुमेरा तुम फिक्र ना करना, मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा। दूसरे दिन के अखबार में मकसूद के बारे में जो कुछ छपा था वो ऐसा नहीं था कि मैं उसी मोहल्ले में रह सकती। खबर छोटी थी लेकिन उस खबर में बहुत कुछ था। मकसूद 420 और कार चोरी की कई वारदातों में मतलूब था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। अम्मा ये झूठ है, मकसूद ऐसे नहीं हो सकते। पुलिस असली मुजरिम को बचाकर शरीफ लोगों को पकड़ लेती है। मैंने कहा वो शरीफ नहीं है, उसने मेरे साथ धोखा किया है और मुमकिन है तुम्हारे साथ भी किया हो। नहीं, मेरे साथ उन्होंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने कड़वाहट से कहा मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा निकाह किसने पढ़ाया था? एक काजी ने पढ़ाया था। सुमेरा ने रोती हुई बच्ची को गोद में लेते हुए कहा तुम यकीन क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा मेरे यकीन को तुम दोनों ने मिलकर तबाह किया है। तो मुझे उस काजी का नाम पता बता, मैं उससे मिलूंगी और उससे निकाह का फॉर्म लेकर आऊंगी। सुमेरा थोड़ी देर टाल मटोल करती रही, फिर उसने काजी का पता बता दिया। मैं दूसरे दिन सुबह ही निकल गई और 1 बजे घर वापस आई तो अंदर से टूट फूट गई थी। सुमेरा ने पता ठीक ही बताया था। मैं आसानी से उस आदमी तक पहुंच गई। मालूम हुआ कि वो शख्स कोई काजी नहीं है बल्कि किसी वकील के पास मुंशी है। उसने निकाह पढ़ाने वाले जुर्म से साफ इनकार कर दिया, कहा कि वो निकाह कैसे पढ़ा सकता है। मैं बहुत देर तक उससे उलझती रही और फिर अपना सा मुंह लेकर उसके घर से निकली। उसने जिस हवाले से मकसूद को पहचान लिया था वो बताते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही थी। वो पहले किसी लड़की के अगवा के केस में मुलव्विस था और उस मुंशी के वकील ने उसका मुकदमा लड़ा था। उसने लड़की को न सिर्फ अगवा किया था बल्कि उसकी इज्जत भी लूटी थी। उसके बावजूद भी मेरे वकील साहब ने उसका मुकदमा ऐसे लड़ा कि वो साफ बच गया, मुंशी ने बताया। और मकसूद ने पूरी फीस 15 हजार रुपए अदा कर दिए थे। मुंशी की बात से तो ये साबित हो गया था कि मकसूद आदि मुजरिम है और अब के सजा होगी तो लंबी होगी। घर पहुंचते ही सुमेरा ने मुझे काजी और निकाह के फान के बारे में बहुत पूछा, लेकिन मैंने उसे सिवाय इसके और कुछ नहीं बताया कि काजी मिल गया था। मैं नहीं चाहती थी कि सुमेरा भी मेरी तरह अंदर से टूट फूट जाए। ये एहसास उसे मार देता कि इतने दिनों तक वो हरामकारी करती रही है और उसकी लड़की नाजायज औलाद है।
मैंने चंद दिनों में ही एक कम किराए का छोटा सा मकान दूसरे मोहल्ले में ले लिया। सुमेरा खामोश खामोश रहने लगी थी। 1 महीने के अंदर ही उसके अंदर तब्दीली आ गई थी। पता नहीं क्या सोचती रहती थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार उससे कहा कि वो इस तरह उदास रहेगी तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। उसे लड़की के लिए जिंदा रहना है और अब मेरा काम खत्म ही हो गया, इसलिए गुजारे के लिए उसे मुलाजमत करना पड़ेगी। वो मेरी बातें चुपचाप सुनती रहती और फिर बगैर कुछ कहे उठकर चली जाती। एक रात उसने मुझसे कहा, अम्मा ऐसा नहीं हो सकता कि इस बच्ची को यतीम खाने में दाखिल कर दिया जाए। मुझे इससे नफरत हो गई है। ये मेरा गुनाह है। मुझे मालूम हो गया है मैं अपने गुनाह को आखिर क्यों पालती रहूं। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि उसे हकीकत का पता चल गया है। अपने निकाह के सिलसिले में वो शायद पहले ही मशकूक थी। शायद उसने किसी तरह जान लिया हो कि वकील के मुंशी ही ने कुछ पैसे लेकर निकाह पढ़ाने का ड्रामा किया था। मैं इस बच्ची को नहीं पाल सकती अम्मा, तुम किसी तरह से इससे मेरी जान छुड़वा दो। मैंने कहा, नहीं, अब तो ये हमारे साथ ही रहेगी, इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। जब से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है मुझे सफिया का ख्याल बार बार आ रहा है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। अगर उसके साथ भी यही कुछ हुआ है तो फिर उसका क्या हुआ होगा। सुमेरा ने कहा, तुम कैसी बातें सोच रही हो अम्मा, वो घर से सिर्फ एक जोड़े से गई है। अगर उसके साथ कोई धोखा होता तो अब तक तो घर में आ जाती। और वो सब रकम मैंने निकाली थी। मैं मकसूद की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी और उस रकम का पता सिर्फ मुझे था। मैं जानती थी कि वो रकम कहाँ रखी हुई है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो तुम मकसूद को घर में दाखिल नहीं होने देती और मुझे उसके साथ भागना पड़ता। मैंने कहा, अरे तो भाग जाती तू, मैं इस तरह बर्बाद तो ना होती। मैं भागने के लिए तैयार थी लेकिन मकसूद इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, वो तैयार कैसे होता, उसकी नजर तो मेरे घर पर थी। वो तुम्हें लेकर भागता तो ज्यादा फायदे में नहीं रहता। उसे तो औरत, घर और पैसा चाहिए था, वो भी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। मेरा ख्याल है वो किसी मुनासिब मौके पर कहीं फरार हो जाता, लेकिन इससे पहले ही वो पकड़ा गया। सुमेरा की लड़की 5 साल की हो गई। ये 5 साल हमने जैसे तैसे गुजार ही लिए। सुमेरा ने नौकरी की और मैंने उसकी बच्ची को संभाला। इस दौरान में मैं अक्सर बीमार भी हुई। जब जरा सेहत ठीक होती तो उन घरों में चली जाती जिनकी लड़कियों के मैंने अच्छे रिश्ते कराए थे और वो अपने घरों में खुश थी। वो लोग मेरी मदद करते रहते, उन पैसों से ही मेरा इलाज हो जाता। जब सुमेरा की कोई नौकरी छूट जाती तब भी मैं उन घरों के चक्कर लगाती और हफ्ते 2 हफ्ते का खर्च मिल जाता। इस दौरान में मैंने एक दिन सुमेरा से कहा, अब तो मकसूद मर कर ही जेल से बाहर आएगा। मैं सोच रही हूँ तेरी कहीं बात चलाई जाए, बेवा औरतों के भी तो निकाह हो जाते हैं। सुमेरा ने कहा, वो तो ठीक है लेकिन मेरी बच्ची का क्या होगा। और फिर निकाह के बाद किसी वक्त भी ये बात सामने आ सकती है कि मैं मकसूद की नाजायज बीवी रह चुकी हूँ और उसकी एक निशानी भी मेरे साथ है। मैंने कहा, तू अपनी जबान बंद रखना। अगर कोई ऐसा मिल जाए कि ये सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो निकाह पर तैयार हो जाए तो खैर ये तो मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है अगर किसी शादी दफ्तर से बात की जाए तो काम हो सकता है। वो लोग तो ऐसे कामों को बहुत होशियारी और चालाकी से करते हैं और फिर उनके पास तो दूसरे शहरों के भी रिश्ते होते हैं। शादी दफ्तर वाले तेरा निकाह किसी दूसरे शहर वाले जरूरतमंद से जरूर करा देंगे, मुझे इसका यकीन है। सुमेरा ने कहा, अगर ऐसा हो भी गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा, मैं तेरी बेटी के साथ खुश रहूंगी। ये इत्मीनान तो रहेगा कि तू हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। सुमेरा पहले तो तैयार नहीं थी, फिर मेरे समझाने और मजबूर करने पर आमादा हो गई। मैंने अखबार देखकर शादी दफ्तरों के पते और टेलीफोन नंबर नोट करने शुरू कर दिए। सोचा था कि कई दरख्तों पर पत्थर मारूंगी तो कहीं न कहीं से फल जरूर गिरेगा। मैंने सुमेरा के कई फोटो खिंचवाए और लिफाफे में रखे। लिफाफे पर घर का पता लिखा और इन्हें पर्स में रखकर घर से निकली। घर से निकलते वक्त मेरा ख्याल था कि मैं बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मुझे पता था कि रिश्ते के जरूरतमंद लोग ज्यादा छान फटक और जांच पड़ताल नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि किसी तरह उनका काम बन जाए। फिर शादी दफ्तर वालों के हाथ भीज यादा बर्बाद होना नहीं चाहते। आम तौर पर पहली मुलाकात में वो चाहते हैं कि बात पक्की हो जाए। बस से मैं उसी बिल्डिंग के सामने उतरी थी जिसमें कई शादी दफ्तर थे। इस तरफ मैं पहले भी कई बार आ चुकी थी लेकिन बस मालूमात करने। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद मैंने कई दफ्तरों का सरसरी जायजा लिया और फिर एक का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। एक नरम और मीठी आवाज ने मेरा स्वागत किया, जी फरमाइए, मैं रिश्ते के ताल्लुक से आई हूँ।
जी हाँ, तशरीफ रखिए। रिसेप्शन पर बैठी हुई अधेड़ उम्र औरत अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आई और कहा, मैं फॉर्म दूं आपको? मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे रिश्तों की लिस्ट बताइए, मैं अपनी लड़की के रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। दाएं तरफ के कमरे से आवाज आई। वो औरत से कह रही थी कि मुझे अंदर भेज दो, वो खुद बात करेगी मुझसे। इस बार मुझे आवाज जानी पहचानी सी लगी। उस औरत ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया और मैं कमरे में जैसे ही पहुंची, मुझे सकता हो गया। दूसरी तरफ भी आलम यही था, लेकिन वो जल्द ही संभल गई। अरे अम्मा तुम? सफिया घूमने वाली बड़ी सी कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ी और मुझसे चिमट गई। अच्छा हुआ तुमने मुझे तलाश कर लिया, वरना मैं खुद तुमसे मिलने आने वाली थी। मैंने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? सफिया ने कहा, बस इत्तेफाक से मुझे वही काम करना पड़ा जो तुम करती हो। तुम बैठ जाओ, कहानी लंबी है। जब मैं उसके कहने पर बैठ गई तो उसने औरत को आवाज देकर चाय वगैरह मंगवाने के लिए कहा। फिर मुझसे कहने लगी, 1 साल हुआ ये दफ्तर मेरा हो गया। 1 साल पहले तक तो मैं यहाँ अपनी रुनुमाई करती रही। पता नहीं कितने जरूरतमंद लोगों को मैंने अपना चेहरा दिखाया, उन्होंने मुझे पसंद किया, लेकिन मैं किसी की बीवी नहीं बन सकी। हालांकि उन्होंने मुझे हासिल करने के लिए मुंह मांगी फीस अदा की। मैंने पूछा, तो क्या तुम घर से इसीलिए भागी थी? नहीं, घर से तो मैं अपना घर बसाने के लिए भागी थी। जिसके साथ भागी थी वो इस दफ्तर का आदमी था। फालतू वक्त में रिक्शा भी चलाता था। उसने मुझे यहाँ फंसा दिया। बस मैं उस दिन के बाद से यहाँ हूँ। इस दफ्तर के मालिक ने मेरी तरफ पहले मुलाजमत का और फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने उससे इस शर्त पर शादी की कि वो ये सारा कारोबार मेरे हवाले कर देगा। बस फिर मैं इस दफ्तर की मालिक हो गई। उसकी एक बीवी पहले से भी है, लेकिन है शरीफ आदमी। उसने अपना दूसरा दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में बनाया है। वो अपना कारोबार करता है और मैं अपना एक फ्लैट भी उसने खरीद कर मुझे दिया है। कभी वो मेरे पास रहता है और कभी अपनी पहली बीवी के पास। चाय पीने के दौरान मैंने अपनी और सुमेरा की कहानी सफिया को सुना दी और कहा कि मैं उसका निकाह कराना चाहती हूँ। वो मेरी बातें गौर से सुनती रही। फिर कहा, मैं अगर घर पर होती अम्मा तो ये कभी नहीं होता। घर से भागने में सुमेरा ने मेरा बड़ा साथ दिया। खैर, मैं उसका निकाह जरूर कराऊंगी। कई जरूरतमंद आते हैं। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा अम्मा कि मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आई। मैं पहले खुद को इस काबिल ही नहीं समझती थी कि तुम्हारा सामना करूं। हाँ, शादी के बाद मुसलसल मैं तुमसे मिलने के बारे में सोचती रही थी। उस रोज सफिया मेरे साथ ही घर आई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्ची एक चारपाई पर सो रही थी। उसके सिरहाने एक कागज रखा था। सफिया ने उसे उठाया और पढ़ने लगी। मैंने बेचैनी से पूछा, ये क्या है? इसमें क्या लिखा है? सफिया ने रोते हुए कहा, सुमेरा चली गई है, कभी वापस न आने के लिए। उसने लिखा है कि समंदर की मौजें उसे अपनी पनाह में ले लेंगी। उसके गुनहगार वजूद को सिर्फ समंदर ही कबूल कर सकता है। मैंने सुमेरा को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। शायद उसने खुदकुशी कर ली है। उसकी बेटी मेरे पास है और मैं सफिया के पास जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही हूँ।